जी 11th क्लास स्टूडेंट, आज की आगे अकाउंटिंग टर्म्स, कुछ अकाउंटिंग टर्म्स हम डिस्कस करेंगे। वो कौन कौन सी हैं, उसमें पहली टर्म डिस्कस करेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है? बिजनेस ट्रांजैक्शन, इसको हिंदी में व्यावसायिक लेन देन कहा जाता है। बार बार ये शब्द भी यूज़ होगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगी कोई भी चैप्टर। तो इस टर्म के अंदर क्या होती है ये बिजनेस ट्रांजैक्शन, क्या होती है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी को हिंदी में आर्थिक क्रिया कहा जाता है। यानी आर्थिक क्रिया कौन सी है? जो कि फॉर अर्निंग मनी, जो कि पैसा कमाने के लिए, धन कमाने के लिए की जाती हैं। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। यानी ये बिजनेस ट्रांजैक्शन से भी क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होगा, इनकम होगी। ठीक है, तो उसकी वजह से एक चीज़ और होगी कि बिजनेस ट्रांजैक्शन की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी है, हमें ये पता लग गया, और इससे फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो जाएगी। किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो जाएगी, और किसी भी बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है वो तीन बातों से इफेक्टेड होती है। एक उसकी एसेट्स, ठीक है, एसेट्स आपको करवा चुकी हूँ मैं। दूसरी चीज़ है लायबिलिटी, तीसरी है कैपिटल। इन तीन चीज़ों से किसी भी बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो इफेक्टेड होती है। इन तीनों की वैल्यू का अप या डाउन होना, यानी फाइनेंशियल पोजीशन पे इफेक्ट डालना। हिंदी में इसको वित्तीय स्थिति कहा जाता है, और इंग्लिश में एक टर्म और यूज़ की जाती है इसके लिए, फाइनेंशियल हेल्थ। किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंशियल हेल्थ एक ही बात है। हिंदी में इसको वित्तीय स्थिति कहा जाता है। तो दोबारा आते हैं अपने टॉपिक पे। बिजनेस ट्रांजैक्शन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि फॉर अर्निंग मनी की जाती है, और इसको करने से किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पे इस इफेक्ट आता है। यानी उसकी तीन चीज़ें इफेक्टेड होती हैं। इस जब भी कोई बिजनेस की ट्रांजैक्शन होगी तो इससे क्या होगा? चेंज आएगा। किस में चेंज आएगा? या तो कुछ एसेट्स की वैल्यू में, या लायबिलिटीज़ की वैल्यू में, या कैपिटल की वैल्यू। इन तीन वैल्यूज़ में चेंज मिलेगा। इन्हीं से तीनों से ही किसी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का हमें पता चलता है। ये तो हो गया इसका मीनिंग। अब इसके फीचर्स पेपर में साथ में पूछ लिए जाते हैं। फीचर्स क्या हैं? तो पहला फीचर इसका ये है, बीच में से ही निकल रहा है इसके मीनिंग में से, इट इन्वॉल्व्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, जब हमने गुड्स खरीदे या बेचे, कैश में खरीदे या बेचे या फिर उधार में, क्रेडिट पे, तो ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई। ऐसे ही अगर हमने कोई एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करी, या फिर हमने बैंक से कोई मनी बोरो की हुई थी, उस पर हमने ब्याज पे किया, ये सभी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं। इन सभी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं क्योंकि इन सभी में ही इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। पैसा इफेक्ट हो रहा है, कहीं ना कोई चीज़ एसेट लायबिलिटी पे इफेक्ट डाल रही है। ठीक है, सोशल एक्टिविटीज़ को हम ट्रांजैक्शंस नहीं कहेंगे। सोशल एक्टिविटीज़ मतलब सामाजिक क्रियाएं। जैसे एक्स ने एक गिफ्ट खरीद के अपने फ्रेंड को दिया, तो ये ट्रांजैक्शन नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये एक सामाजिक एक्टिविटी है, सोशल इंगेजमेंट है। ठीक है, तो वही जो फॉर अर्निंग मनी होंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसमें शामिल होगी, उन्हीं को इसमें कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो फीचर है इसका, कि जो हमने डिस्कस किया कि बिजनेस ट्रांजैक्शन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो जो भी ये ट्रांजैक्शन हो रही है ना, उस ट्रांजैक्शन को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक होती है इंटरनल, और एक होती है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन वो होती हैं जिसमें दो बिजनेसेस के बीच में इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। यानी दो बिजनेस के बीच में इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, जैसे कोई या तो परचेज हो रही है या दो सेल हो रही है। सपोज कर लेते हैं एक बिजनेस ये है, एक बिजनेस ये है। इस बिजनेस ने इस बिजनेस से कुछ खरीदा, या इस बिजनेस ने इस बिजनेस को कुछ बेचा। इनके बीच में जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है वो होगी एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। और इंटरनल ट्रांजैक्शन कौन सी होगी? जो एक्टिविटी एक ही बिजनेस के अंदर होती है। जैसे सपोज इसी बिजनेस के अंदर दो डिपार्टमेंट है, उन दोनों डिपार्टमेंट के बीच में जो एक्टिविटी होगी, जो भी होगा, क्रिया होगी, वो कहलाएगी इंटरनल ट्रांजैक्शन। तो इस तरह से ट्रांजैक्शन दो तरह की होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। ये इसका फीचर है। थर्ड फीचर क्या है? इसी में से निकलेगा वो भी। थर्ड फीचर ये है कि इसकी वजह से बिजनेस की, फर्म की क्या होगी? फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आएगा। मैंने मीनिंग में भी बताई थी ये बात कि फाइनेंशियल पोजीशन इफेक्टेड होगी इससे। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन का इफेक्ट होना मतलब चेंज आएगा किस में? कुछ एसेट्स में, या लायबिलिटीज़ में, या कैपिटल में, क्योंकि ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जिससे फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी तो इन तीनों में से कुछ ना कुछ इफेक्टेड ज़रूर होंगी। ठीक है, अब जैसे ऊपर मैंने एग्जांपल लिया था फर्स्ट में कि अगर जैसे कोई गुड्स खरीदे, आपने कहीं से भी गुड्स खरीदे, एग्जांपल ले लेते हैं क्लियर करने के लिए, कि अगर कहीं से भी गुड्स खरीदे आपने, सपोज करो ए नाम का व्यक्ति है, और हमारा जो ये बिजनेस है, हमारे बिजनेस ने गुड्स खरीदे हैं, माल खरीदा है, परचेज़ किया है।
परचेज करेंगे तो हमारे पास बिजनेस के पास क्या आएगा, गुड्स आएंगे, माल आएगा, और हमें उसके बदले में उसको क्या देना पड़ेगा, कैश देना पड़ेगा, कैश जाएगा। अब मनी इफेक्टेड हो रही है इससे, मतलब ये एक ट्रांजैक्शन करने से, परचेज करने से हमारे पास एक चीज़ आ रही है, गुड्स आ रहे हैं। गुड्स का मतलब होता है एसेट्स, गुड्स एसेट्स में आते हैं, तो हमारी एसेट बढ़ रही है, और दूसरी तरफ से कैश जा रही है, कैश भी एक एसेट है, यहाँ पे एसेट कम हो रही है, तो एसेट पे फ़र्क पड़ा। यानी हर ट्रांजैक्शन का या तो एसेट पे या लायबिलिटी पे या कैपिटल पे इफेक्ट आता है। ये आपको क्लियर हो रहा है पॉइंट यहाँ से। तो इस जो मैंने समझाई अभी परचेज से सिर्फ एसेट पे फ़र्क पड़ रहा है, एक तरफ एक एसेट बढ़ रही है और दूसरी तरफ दूसरी एसेट कम हो रही है, तो कहीं ना कहीं इसका ट्रांजैक्शन का इफेक्ट आता है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा, ट्रांजैक्शन हो सकता है जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उससे दो एसेट्स पे फ़र्क पड़ रहा हो, एक एसेट बढ़ रही हो, एक कम हो रही हो सकता है एक एसेट, एक तरफ एसेट पे फ़र्क पड़ रहा हो, एक तरफ लायबिलिटी पे फ़र्क पड़ रहा हो, वो ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन डिपेंड करेगा। ठीक है, उसके बाद आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड टर्म गुड्स। बार बार वर्ड यूज़ करते हैं हम गुड्स। गुड्स क्या होते हैं, इसको हिंदी में माल कहा जाता है, माल। ठीक है, गुड्स के अंदर वो सारी चीज़ें शामिल होती हैं जो खरीदी गई हैं, विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल, जिसको आगे बेचने के लिए खरीदा गया है। ठीक है, जिसको आगे बेचने के लिए खरीदा गया है वो होते हैं गुड्स। और विच आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग द फिनिश प्रोडक्ट, जिनसे आगे तैयार माल, फिनिश गुड्स, बिल्कुल जो माल रेडी हो जाएगा उसको बनाने के लिए जो माल खरीद के लाए हो आप, मतलब फिनिश प्रोडक्ट बनाना है, उसके लिए जो चीज़ लेके आओगे पहले जिससे वो तैयार माल होगा, उसको भी गुड्स का नाम दिया जाता है। ठीक है, जैसे एक फर्नीचर बेचने वाला है, उसने चेयर बनानी है और टेबल बनाने हैं, चेयर और टेबल, फर्नीचर डीलर परचेज ऑफ चेयर एंड टेबल इज टर्म्ड एज गुड। फर्नीचर जो फर्नीचर में डील करता है, एक शॉप पे फर्नीचर सेल होता है, तो वो चेयर और टेबल कहीं से खरीद के ला रहा है आगे बेचने के लिए, तो ये चेयर और टेबल उसके लिए क्या कहलाएंगे, गुड्स कहलाएंगे। अदरवाइज अगर हम किसी और बिजनेस की बात करें और उसके लिए अगर चेयर और टेबल आ रहे हैं जबकि बिजनेस उसका फर्नीचर का नहीं है, तो उसके लिए वो एसेट बन जाएगा। ठीक है, जैसे एक स्टेशनरी वाला है, स्टेशनरी वाला जहाँ पे किताबें, कापियाँ, पेन, पेंसिल ये सब मिलते हैं, उनके लिए कॉपी, पेन, पेंसिल अगर वो पीछे से खरीद के लाते हैं उनके लिए वो गुड है। जबकि बाकी बिजनेसेस के लिए अगर हम बात करें कि एक नॉर्मल बिजनेस चल रहा है, वहाँ पे यूज़ करने के लिए पेन, पेंसिल खरीद के लाए जा रहे हैं, तो वहाँ पे वो एक तरह का खर्चा हो जाएगा। मतलब जिस तरह का जिसका बिजनेस होता है उस बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई चीज़ वो लाते हैं तो वो उनकी गुड होती है। अदरवाइज़ वो डिपेंड करेगा कि अगर वो यूज़ करने के लिए लाए हैं लंबे टाइम तक उस चीज़ को, तो एसेट हो जाएगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि रेडीमेड गारमेंट की शॉप का, रेडीमेड गारमेंट पे कपड़े बेचे जाते हैं, तो अगर पीछे से कपड़ा खरीद के लाया गया तो वो तो गुड हो गया, लेकिन अगर कस्टमर को बिठाने के लिए फर्नीचर खरीद के लाया गया तो वो गुड नहीं होगा, वो क्या होगी, एसेट्स होगी। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है नेचर के ऊपर कि कोई चीज़ क्या है, एक टाइम पे वो गुड है या एसेट है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है हमारी परचेज। परचेज क्या होता है, परचेज को हिंदी में क्रय कहा जाता है, खरीदारी करना। ठीक है, परचेज करना मतलब खरीदारी करना। क्या होता है ये परचेज का मतलब, उसके लिए यूज़ करते हैं हम परचेज वर्ड इस्तेमाल ही कहाँ पे करते हैं, हम परचेज वर्ड इस्तेमाल करते हैं गुड्स की परचेज के लिए। जहाँ पे भी हम माल खरीदेंगे, माल मतलब आगे बेचने के लिए, उसके लिए हम शब्द इस्तेमाल करेंगे परचेज। ठीक है, जैसे एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न वो होती है जहाँ पे चीज़ों को बनाया जाता है, मशीनरी पे निर्माण कार्य किया जाता है। गुड्स का मतलब ये होता है कच्चा माल खरीदना, आगे उसको तैयार माल में बदलने के लिए। ठीक है, और अगर ट्रेडिंग कंसर्न की बात करें, ट्रेडिंग कंसर्न होते हैं जो बना बनाया माल लाते हैं और आगे बेचते हैं। जबकि जो मैंने पहली वाली कंसर्न की बात करी, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, जिसको निर्माणी उद्योग कहा जाता है, जहाँ पे कच्चे माल को तैयार माल में बदला जाता है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, उनके लिए जो वो कच्चा माल लेके आएंगे वो गुड्स हैं। अगर हम ट्रेडिंग कंसर्न की बात करें, व्यापारिक संस्थाएं जो माल तैयार करके लेके आती हैं और उन्हें आगे फिर एज इट इज़ बेचती हैं, वो उनके लिए गुड्स हो गए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर एक कपड़े के व्यापारी की बात करें तो वो कपड़ा खरीद के लाता है आगे बेचने के लिए, तो उसके लिए जो वो कपड़ा है जो उसने खरीदा है वो गुड्स है। ठीक है, और अगर यही वाला कपड़े का व्यापारी फर्नीचर खरीद के लाए अपने कस्टमर को बिठाने के लिए, तो वो क्या कहलाएगा, फर्नीचर गुड नहीं कहलाएगा, फर्नीचर उनके लिए एसेट कहलाएगा। समझ आया कि गुड क्या किसके लिए हुई वो और एसेट किसके लिए हुई। ठीक है, और परचेज़ की जब हम बात करते हैं तो परचेज़ के अंदर दोनों परचेज़ आती हैं, कैश भी और क्रेडिट भी, क्योंकि किसी भी बिजनेस के अंदर हो सकता है वो व्यक्ति जो चीज़ खरीद के ला रहा है, गुड्स ला रहा है, वो कैश में खरीद के लाए, यानी कैश दे के लेके आए, नकदी में लेके आए। हो सकता है वो उससे बात कर ले कि मैं 2-3 महीने बाद पेमेंट करूँगा, उसको क्रेडिट परचेज़ का नाम दिया जाता है, उधार क्रय का नाम दिया जाता है। उसके बाद इसका अपोजिट टर्म होती है परचेज रिटर्न। ये क्या होती है, जब गुड्स खरीदे गए थे और उनको बाय चांस वो गुड्स जैसा हमें चाहिए थे वैसे नहीं थे, तो उन गुड्स को वापस
कर दिया गया सप्लायर को, जिससे खरीद के लाए थे, सप्लाई करने वाले को हमने वापस कर दिए, वो कहलाएंगे परचेज रिटर्न। इसको रिटर्न आउटवर्ड्स भी कहते हैं, रिटर्न बाहर वापसी, यानी बाहर वापस कर दिए जो माल हम खरीद के लेके आए थे, ये होता है परचेज रिटर्न। नेक्स्ट टर्म है सेल्स। सेल्स क्या होती है? सेल्स का मतलब ये होता है कि चीज़ों की, वस्तु की और सेवा की उनकी जो ओनरशिप है, उनका जो स्वामित्व है, वो कस्टमर को दे देना। मतलब कस्टमर उसका मालिक हो जाएगा, कस्टमर क्योंकि बिजनेस को पैसा दे देगा, चीज़ खरीद लेगा, तो इसे कहते हैं सेल्स। अब सपोज करो इफ तरुण नाम का व्यक्ति है, उसने कंप्यूटर वरुण को बेचा, तरुण ने कंप्यूटर वरुण को बेचा, तो कंप्यूटर की जो ओनरशिप है, कंप्यूटर का जो मालिक है, अब कौन हो गया? वरुण हो गया, ठीक है। और उसके बदले में तरुण को क्या मिला? वरुण ने तरुण को कुछ पैसे दे दिए, जितने उसने मांगे, जो भी डिसाइड हुआ वो उसको पे कर दिया गया। तो सेल जो यूज़ होता है, सेल ऑफ उन चीज़ों के लिए विच आर परचेज फॉर रीसेल पर्पस, उन वस्तुओं को बेचना जो कि खरीदी गई थी आगे बेचने के लिए। इसके अंदर आता है कस्टमर से जो भी बिक्री होगी, जो भी चीज़ बेची जाएगी, उसके बदले में जो पैसा आएगा कस्टमर से, उसको रेवेन्यू कहा जाएगा, ठीक है। टर्म सेल इज़ नेवर यूज फॉर सेल ऑफ एसेट। अब सेल शब्द, अगर हम कोई गुड्स को बेचेंगे तो उसके लिए तो सेल वर्ड इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर कोई एसेट बेचते हैं तो एसेट बेचने को सेल नहीं कहा जाएगा, उसमें हम एसेट का नेम ही यूज़ करते हैं, ये आगे के लिए ध्यान रखना है। ऐसे ही परचेज और सेल दोनों में अगर गुड्स को बेचा, गुड्स को खरीदा या गुड्स को बेचा जाएगा, अगर गुड्स को खरीदा है तो उसके लिए परचेज मेंशन करेंगे, गुड्स को बेचा है तो उसके लिए सेल्स को मेंशन करेंगे, ठीक है। अगर कपड़े का व्यापारी कपड़ा बेचता है तो उसके लिए सेल है। अगर कपड़े का व्यापारी अपना पुराना फर्नीचर, वो टूट गया है, उसको बेच रहा है, तो वो सेल नहीं है। यानी गुड्स को बेचना सेल है, लेकिन किसी एसेट को बेचना सेल नहीं कहलाता। सेल के अंदर भी दोनों सेल आती हैं, कैश और क्रेडिट सेल। सेल्स रिटर्न क्या होगा? बिल्कुल सेल्स का उल्टा। अब कुछ कस्टमर को आपने गुड्स बेचे, वो उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं थे, उनको पसंद नहीं आए, उन्होंने वो वापस कर दिए, इसे कहेंगे सेल्स रिटर्न, या रिटर्न इनवर्ड्स भी कहा जाता है, ये इसका दूसरा नाम है, आंतरिक वापसी। आई थिंक सबको ये टर्म्स क्लियर हो गई होंगी।